नमस्कार। 28 अक्टूबर को भारत मध्य एशिया संवाद के दूसरे चरण का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। इसमें मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए थे और उसी के साथ साथ अफगानिस्तान को इस संवाद में एक अतिथि राष्ट्र के तौर पर हमने आमंत्रित किया था, इसलिए अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर भी इसमें शामिल हुए थे। ये भारत मध्य एशियाई संवाद के दूसरे कड़ी थी। इसका पहला जो चरण हुआ था वो उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में हुआ था जनवरी 2019 में। उसके बाद 2020 में इस संवाद की मेजबानी करने की जिम्मेदारी भारत पर थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते इसके आयोजन में लगातार देरी हो रही थी। इसीलिए फाइनली 28 अक्टूबर को वर्चुअल तरीके से मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस संवाद का आयोजन किया गया। इसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने जो भाषण किया उसमें उन्होंने भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को नेचुरल पार्टनर्स इन डेवलपमेंटल जर्नी मतलब विकास के मार्ग पर नैसर्गिक सहभागी, इस तरह की बात उन्होंने की। इसमें विविध विषयों पर चर्चा की गई और इसका एक हाईलाइट अगर हम कहें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारत की तरफ से 100 करोड़ यूएस डॉलर्स का लाइन ऑफ क्रेडिट इसमें घोषित किया गया, जो मध्य एशियाई देशों में इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी इन सब चीज़ों के लिए काम आ सकता है। इसी के साथ साथ सेंट्रल एशियन देशों के सामाजिक विकास प्रकल्पों में भी भारत ने सहायता करने की बात इसमें की है। भारत मध्य एशियाई देशों के बीच में जो संबंध है उसमें जो राजकीय, आर्थिक, व्यापारी, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंध है उनको मजबूती देने की बातें इसमें की गई, उस पर चर्चा हुई। और विशेष तौर से इनके बीच में जो व्यापारी संबंध है उनको बढ़ावा देने के लिए जो इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल बना है, जो फरवरी 2020 में ही उसका गठन हुआ है, उसको भी मजबूती देने की बात इसमें की गई। हर तरह के आतंकवाद से आज दुनिया के सब देश जूझ रहे हैं, जिसमें मध्य एशियाई देश और भारत भी है। इसीलिए मध्य एशियाई देश और भारत ने मिलकर इसमें यह कहा कि किसी भी फॉर्म में और किसी भी मैनिफेस्टेशन में आतंकवाद की हम निंदा करते हैं और हम ये भी अपील करते हैं कि किसी भी देश ने अपने देश की जो भूमि है उसका इस्तेमाल टेररिस्टों को इसके लिए नहीं करने देना चाहिए जहां से वो दूसरे देशों पर टेररिस्ट हमला कर सकते हैं। इसमें उन्होंने अफगान के जो शांति प्रक्रिया है उस पर भी बात की और उसमें यह भी कहा कि अफगानिस्तान की जो शांति प्रक्रिया है वो अफगान लेड, अफगान ओन्ड और अफगान कंट्रोल्ड ही होनी चाहिए। इस पर इनका एक मतलब एक मत हुआ था, एक यूनिफाइड उन्होंने इसमें एक स्टैंड लिया था। अब ये सारी बातें ये मध्य एशिया और भारत के बीच में जो संवाद हुआ उसमें हुई। इसमें यह है कि ये जो मध्य एशियाई देश है उनका महत्व सबसे पहले हमें इसमें समझना पड़ेगा। ये मध्य एशियाई जो देश है ये 7 दशकों तक सोवियत यूनियन का ही हिस्सा थे, जिसमें 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये 5 देश मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश स्वतंत्र हुए थे। इन 5 देशों का सामरिक महत्व बहुत है। इसमें ये जो देश है वो भौगोलिक रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। ये 5 देश लैंडलॉक्ड है, मतलब इन 5 देशों के इर्द गिर्द दूसरे भूभाग है और इनको कोई भी समुद्री मार्ग के लिए एक्सेस नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ इनका जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये जो क्रॉसरोड्स है सारे महत्वपूर्ण रास्तों के उसमें स्थित है। मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ जाने वाले और दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण व्यापारी मार्ग थे वो हमेशा इस भूभाग से ही गुजरते थे। इसीलिए इस तरह के स्थान का इन देशों का जो विकास हुआ है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसी के साथ साथ इन 5 देशों में बहुत सारे ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं, खास करके ऑयल और नेचुरल गैस इन 5 में से 3 देशों में विपुल तरीके से पाया जाता है। इसीलिए जो आने वाले समय में एनर्जी सिक्योरिटी का विषय है उसमें इन देशों का एक महत्व पाया जाता है। उसी के साथ साथ इस मध्य एशियाई प्रदेश में
और एक लार्जर यूरेशियन जो रीजन है उसमें जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उसके लिए भी इन देशों का महत्व पाया जाता है। इन देशों ने आज तक आंतरिक चुनौतियां का भी सामना किया है, जिसमें आतंकवाद और उग्रवाद से लेकर ड्रग ट्रैफिकिंग तरह के मुद्दे उसमें उपस्थित हुए हैं। और उसी के साथ साथ इन पांचों में से 3 देश जो है वो अफगानिस्तान को बॉर्डर करते हैं, और अफगानिस्तान की जो इंस्टेबिलिटी पिछले कुछ सालों से रही है उसका भी एक इम्पैक्ट इन देशों पे पाया जाता है। इसीलिए जो लार्जर यूरेशियन रीजन है उसमें सुरक्षा के लिए इन पांचों देशों का महत्व माना जाता है। अब भारत और मध्य एशियाई देशों के संबंधों की बात अगर हम करें तो ये संबंध कोई पिछले 30 सालों में एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, ये हजारों साल पुराने हैं। प्राचीन काल से ही भारत और मध्य एशियाई प्रदेशों के बीच में एक व्यापारी और सांस्कृतिक आवाजाही हमेशा से रही है, और आज के हमारे जो संबंध है उसमें इन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का एक महत्व पाया जाता है, जिसी के ऊपर हमारे आज के संबंध मेरा एक बेस्ड है। इसमें सोवियत यूनियन टूटने के बाद 1991 में ये 5 देश स्वतंत्र हुए थे। उसके बाद भारत एक ऐसा देश था जिसने इनके स्वतंत्र होने के तुरंत बाद इनको रिकॉग्नाइज भी किया था और उनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तुरंत एस्टैब्लिश किए थे। इसके बावजूद भी स्वतंत्रता के लगभग 2 दशकों तक इन देशों के बीच के जो संबंध है वो बिलो पोटेंशियल मतलब मर्यादित स्वरूप में देखे जाते थे। इनके बीच में बहुत ज़्यादा राजकीय आवाजाही भी नहीं होती थी और इनके बीच में व्यापार भी बहुत कम था। लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो भारत के मध्य एशियाई देशों के साथ जो संबंध है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है जो 2012 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने एक कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी अपनाई थी। उस पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान इसमें है। इस पॉलिसी के तहत भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में ट्रैक टू डायलॉग, जिसमें इन दोनों देशों के जो महत्वपूर्ण पॉलिसी मेकर्स है और जो एकेडमिशियंस है इनके बीच में लगातार हर साल एक डायलॉग, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता था, और जहां से जो रिकमेंडेशंस आते थे उसके आधार पर ये संबंध आगे विकसित होते गए। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इन संबंधों को एक फॉरवर्ड लीप मिला और ये संबंध पुरजोर तरीके से बढ़ने की तरफ चलने लग गए। अब 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब एससीओ की समिट में भाग लेने के लिए उफा गए थे रशिया में, उसी के पहले उन्होंने 5 मध्य एशियाई देशों का दौरा किया था। अब भारत के स्वतंत्र इतिहास में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भेंट दी है, और उसके साथ साथ उन्होंने इन सारे देशों के साथ द्विराष्ट्रीय संबंधों को भी एक तरफ सुधारने की कोशिश की है, और उसी के साथ साथ भारत ने एक मल्टीलैटरल रिलेशनशिप भी इन देशों के साथ एस्टैब्लिश करने की कोशिश जारी की है। 2015 से जब उफा समिट में मोदी जी गए थे उसके बाद भारत ने एससीओ की मतलब शंघाई सहकार्य संगठन जो है उसकी भागीदारी, उसकी मेंबरशिप के लिए एक निरंतर प्रक्रिया शुरू हो गई, और फाइनली 2017 में भारत एससीओ का सदस्य बना था। अब एससीओ को अगर हम देखेंगे तो एससीओ में एक तरफ चाइना और रशिया जैसे महत्वपूर्ण ताकतवर देश है, और उसी के साथ साथ इसमें 4 मध्य एशियाई देश है। तुर्कमेनिस्तान इस संगठन का पार्ट नहीं है, बाकी चारों मध्य एशियाई देश इसमें है, और भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी इसकी सदस्यता मिली थी। लेकिन एक तरफ एससीओ की सदस्यता जहां पे भारत को मिली, लेकिन एससीओ एक ऐसा फोरम था जिसमें रशिया और चाइना जैसे ताकतवर देश भी थे और पाकिस्तान भी था। तो भारत के और मध्य एशियाई देशों के बीच में एक डायरेक्ट मल्टीलैटरल डायलॉग एस्टैब्लिश करने की जरूरत पहले से महसूस हो रही थी। तो द्विराष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ एक तरफ एससीओ और दूसरी तरफ अपना एक स्वतंत्र मल्टीलैटरल मैकेनिज्म डेवलप होने की बात यहां से शुरू हो गई, और उसी के चलते 2019 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के उनके नेतृत्व में जो पहला चरण हुआ था समरकंद में, उसका आयोजन किया गया।
तो भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में जो संबंध है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट लीप फॉरवर्ड या बहुत इम्पॉर्टेंट कड़ी उसमें इस डायलॉग को हम कह सकते हैं। अब भारत के लिए ये मध्य एशियाई देशों के साथ सबसे पहला मल्टीलैटरल डायलॉग हमने एस्टेब्लिश किया था, लेकिन ये जो फ्रेमवर्क है वो भारत के लिए नया नहीं है। इसके पहले भारत ने आसियान जो देश है दक्षिण पूर्व एशिया के, और उसी के साथ साथ अफ्रीकन देशों के साथ भी इस तरह का मल्टीलैटरल मैकेनिज्म पहले से डेवलप किया है, जहां पे एक तरफ भारत होता है और दूसरी तरफ उस प्रदेश के सारे देश होते हैं। तो इसी तरह के फ्रेमवर्क में इस फ्रेमवर्क को उन्होंने मध्य एशियाई देशों के साथ भी लागू किया, और पहले मध्य एशिया का संवाद की बात जो हुई वो पिछले साल समरकंद में हुआ। उसके बाद कल जो हुआ ये दूसरा चरण था उसका। अब ये है कि भारत और मध्य एशियाई जो देश है इनके बीच में निरंतर संबंध बढ़ते जा रहे हैं, और ये संबंध जो एक समय पे सिर्फ राजकीय संबंध बन के रह गए थे, आज वो संबंध हर तरह से बढ़ते जा रहे हैं। विशेष रूप से अगर हम देखेंगे तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं सेंट्रल एशिया में जिसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है। इन सेक्टर्स को मैं बहुत डिटेल्स में इनके बारे में बता नहीं सकती यहाँ पे, लेकिन मैं उसको आपको थोड़ा शॉर्ट में इसमें ये बताती हूँ कि इसमें एजुकेशन हो गया, स्किल डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसी के साथ साथ साइंस, स्पेस कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल रिलेशंस, उसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स और टेलीमेडिसिन और एग्रीकल्चर, हेल्थ, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के उभर के सामने आया है। और ये जो डायलॉग हम कर रहे हैं और उसी के साथ साथ निरंतर बायलैटरल रिलेशंस जो हम बढ़ा रहे हैं, उसमें इन एंगेजमेंट्स को एक बढ़ावा मिल सकता है। उसमें अगर हम देखेंगे तो जो कमजोर कड़ी है भारत मध्य एशिया संबंधों में वो है इकोनॉमिक रिलेशंस या व्यापार और निवेश। व्यापार अगर हम देखेंगे तो भारत और मध्य एशिया के बीच में जो व्यापारी संबंध है वो आज सिर्फ 2 बिलियन यूएस डॉलर्स पर रुके हुए हैं, मतलब 200 करोड़ यूएस डॉलर पर रुके हुए, उससे भी कम है। और उसमें लगभग 1.5 बिलियन तो अकेले कजाकिस्तान के साथ है, और जिसमें भी एक लार्ज चंक उसका आता है सिर्फ क्रूड ऑयल के कारण। तो उसमें यह है कि भारत और मध्य एशियाई देशों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उसके ऊपर काम हो रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बिजनेस काउंसिल की भी स्थापना की है, जिसमें इन सारे देशों के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उनके बिजनेसेस को एक डायरेक्ट लिंक, उनके बीच में एक डायरेक्ट डायलॉग की भी प्रक्रिया शुरू हुई है। ये बायलैटरल और मल्टीलैटरल हर तरह से हम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में कोई भी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे देश लैंडलॉक्ड है, और भारत और मध्य एशिया के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के होने के कारण हमारी डायरेक्ट लैंड कनेक्टिविटी उनके साथ नहीं बन पा रही है। इसी को नज़र में रख के भारत ने इस कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक तरफ से विकास शुरू किया है, जो भारत, ईरान और रशिया और उसी के साथ साथ दूसरे अनेक देश जिसमें मध्य एशियाई देश भी शामिल है उनके साथ कर रहा है। उसी के साथ भारत ईरान के चाबहार जो बंदरगाह है उसमें भी निवेश करके उसको भी एक मॉडर्नाइज भारत ने किया है, और वहां से अब चाबहार से जाहिदान तक एक रेल रूट भी भारत बनाएगा, जहां से भारत को अफगानिस्तान में और वहां से आगे मध्य एशियाई देशों में जाने में आसानी होगी। मध्य एशियाई देश और खाड़ी प्रदेश जो है, जिसमें मुख्यतः ईरान और ओमान, उनके बीच में एक अशगाबाद समझौता हुआ था और उसमें भी 2018 में भारत शामिल हुआ है। तो इन 4 देशों के साथ संबंध को बढ़ावा देने के लिए यह अशगाबाद अग्रीमेंट जो है उसका भी महत्वपूर्ण रोल साबित हो सकता है। उसी के साथ साथ इन देशों के साथ एयर कॉरिडोर्स बनाने की भी बात हम कर रहे हैं। हमारा अफगानिस्तान के साथ ऑलरेडी हमारे एयर कॉरिडोर्स हैं, और उसी के साथ साथ अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ भी एयर कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश होते हैं तो ये जो लैंड कनेक्टिविटी की चुनौतियां हैं उनको हम थोड़ा सा वो कर पाएंगे, ओवरटेक कर पाएंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन संबंधों को लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो भारत में इन देशों की आवाजाही और भारत के इन देशों में बहुत बढ़ता जा रहा है। भारत का जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, वो इन देशों में बहुत है।
इन सारे देशों में बॉलीवुड बहुत पॉपुलर है, इंडियन मूवीज़ वहाँ पे बहुत पसंद की जाती है, देखी जाती है। भारतीय मूवीज़ जो है उनको वहाँ के लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके वहाँ के थिएटर्स में दिखाया जाता है। और उसी के साथ साथ जहाँ भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है वो भी बहुत पॉपुलर है। भारत की तरफ से योगा क्लासेस, तबला क्लासेस, क्लासिकल म्यूज़िक, ये सारी जो क्लासेस होते हैं वो बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। इंडियन क्विज़िन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स फेमस है इंडियन। तो ये सारे जो हमारे रिलेशंस है, ये हमारे रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए ये सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है वो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी बनकर उभरी हुई है। और उसी के साथ साथ अब जबकि राजकीय और सांस्कृतिक संबंध पहले से अच्छे हैं, आर्थिक संबंध लगातार निरंतर अच्छे हो रहे हैं, उसी के साथ साथ अब भारत इन देशों के साथ एक सुरक्षा या सामरिक संबंध भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उज्बेकिस्तान ये एक ऐसा देश है जिसके साथ सुरक्षा संबंध हमारे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खास करके काउंटर इंटेलिजेंस में हम उनको बहुत ज़्यादा हमारे दो देशों के बीच में सहकार्य होता हुआ दिख रहा है। उसी के साथ साथ वहाँ के जो सुरक्षा फोर्सेस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको हम भारत में ट्रेनिंग भी देते हैं और उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी भारत में आके ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये जो सारे संबंध है, ये जो भारत और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में जो बढ़ता हुआ ट्रस्ट है, उसी को सिग्नल करते हैं। अब सेंट्रल एशिया एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक तरफ रशिया है और एक तरफ चाइना है। ये दोनों ताकतवर देश इन देशों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं और उनमें चाइना और रशिया का एक प्रेजेंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। चाइना को अगर हम देखेंगे तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी इन पांचों देशों से गुजरता है और ये देश उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन मध्य एशियाई देशों ने हमेशा से एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाने के लिए इंडिया को हमेशा इन्वाइट किया है। वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर सिर्फ चाइना और रशिया का एक प्रभाव ना होते हुए वो ये फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करते रहे। इसीलिए वो इंडिया को हमेशा वेलकमिंग एक उनका बिहेवियर रहा है, एक गुडविल भारत के लिए है। और इसीलिए ये निरंतर बढ़ने वाले जो भारत के संबंध है और भारत का बढ़ता हुआ इंगेजमेंट है सेंट्रल एशिया में, उसके लिए भारत और मध्य एशिया डायलॉग जो है उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। धन्यवाद।